कैसे हैं बेटा आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको हमेशा ही याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए 5 बदलावों का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में आने वाले 5 बदलाव जिन्होंने भारतीय राजनीति को काफ़ी बदल दिया। तो उत्तर शुरू करते हैं कि 1980 का दशक समाप्त हुआ तो देश में ऐसी 5 घटनाएं घटी जिनका भारतीय राजनीति पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा। पहला था 1989 में हुए चुनाव में कांग्रेस की हार। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, यानी कि कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था क्योंकि कांग्रेस दल की प्रमुखता जो स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में उसे प्राप्त थी वह समाप्त हो गई। दूसरा, राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय होना। 1990 में जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी उसने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया था, यानी जो ओबीसी जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया। तो इसकी वजह से जो उसके समर्थक थे और जो उसके विरोधी हुए उनमें एक विवाद शुरू हो गया और इसी को मंडल मुद्दा कहा जाता है। तीसरा है नई आर्थिक नीति। विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई नीति पहले से भिन्न थी, इसे नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। जब 1991 में हमने नई आर्थिक नीति अपनाई थी तो बेटा इसका विभिन्न आंदोलन और संगठनों के द्वारा इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन इस अवधि में जितनी भी सरकारें बनी हैं सबने इस नई नीति को अमल में जारी रखा है। चौथा है 1991 में राजीव गांधी की हत्या और कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव। मई 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हो गया। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। अगला है गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। हम देखते हैं कि 1989 के बाद से भारत में जितनी भी सरकारें बनी हैं अधिकतर सभी गठबंधन सरकारें हैं और क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में उनकी भूमिका बढ़ गई। दूसरा प्रश्न है बेटा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्ष का वर्णन कीजिए, यानी पर्यावरण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हमें इसमें वर्णन करना है। तो पहला पॉइंट है कि भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में बना था और भारत और चीन को इससे छूट मिली हुई थी, लेकिन भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण के संबंध में जो वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हमेशा से शिरकत कर रही है, यानी कि भाग ले रही है। जैसे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 2003 में बिजली अधिनियम में पुनर्निर्माण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत प्राकृतिक गैस का आयात कर रहा है तथा स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। नवीकरणीय यानी कि जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत किस तरह से पर्यावरण को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न है बेटा, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इस तरह के जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बेटा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के, तो उसमें आप फ्लो डायग्राम्स बना सकते हैं, पॉइंट्स में जरूर लिखें, अंडरलाइन जरूर करें। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौती थी। पहला, एकता एवं अखंडता की चुनौती। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना। और तीसरा है समानता पर आधारित विकास। अब हम इसको एक एक करके डिफाइन कर देंगे। जैसे पहला है एकता और अखंडता की चुनौती। हम जानते हैं कि भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था और यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्म के अनुयायी रहते हैं और इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी।
क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो साथ ही साथ विभाजन का दर्द भी उसको झेलना पड़ा था। तो एक ऐसा देश जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ था, तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में भारत एकजुट नहीं रह पाएगा और हमें एकजुट रहना था। ये हमारी सबसे पहली और तात्कालिक चुनौती थी। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार दिया गया है। तो हमें इस तरीके से जो अपने हमारे लोकतांत्रिक मूल्य थे उनको अपनाकर चलना था। तीसरा है समानता पर आधारित विकास, यानी कि एक ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का भला होता हो, ना कि किसी एक वर्ग का। यानी सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं, धार्मिक सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। तो ये 3 हमारे सामने चुनौती थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के किन्हीं 4 मुद्दों का वर्णन कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं बेटा, वो विचारधारा के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमें उनमें सहमति नज़र आती है। तो वो कौन कौन सी सहमति है जिन पर विभिन्न राजनीतिक दल एक राय रखते हैं? तो वो है पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। यानी 1991 में जब हमने नई आर्थिक नीति अपनाई थी तो अधिकांश राजनीतिक दल इस नई आर्थिक नीति के समर्थन में है और उनका मानना है कि यह नीतियां देश को आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएगी और भारत विश्व में एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। जब हमने नई आर्थिक नीति को अमल में लेकर आए थे तो विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बेटा जितनी भी सरकारें बनी हैं सभी ने इस नई आर्थिक नीति को अमल में जारी रखा है। दूसरा है पिछड़े वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक दलों की स्वीकृति। यानी सभी राजनीतिक दल शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों में जो पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है उस पर अपनी पूरी सहमति दिखाते हैं। तीसरा है प्रांतीय दलों की बढ़ती भूमिका। कुछ क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में भागीदार हैं और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रांतीय दलों की जो भूमिका है अब वो महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जितनी भी गठबंधन सरकारें बनती हैं तो उसमें प्रांतीय दलों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कि अब राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों का आदर करना सीख गए हैं। चौथा है विचारधारा के स्थान पर कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी विचार, अगर हम राजनीतिक दल हैं उनकी एक दूसरे से विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन जो उनका कार्य है वो एक ही है, तो इसलिए वो आपस में अपना राजनीतिक गठजोड़ बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बीजेपी हिंदुत्व की बात करता है और बहुत सारे जो दल हैं वो उसकी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन एनडीए में उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, भारत की परमाणु नीति का वर्णन करें। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी और मई 1974 यानी 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और फिर मई 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। अब बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं। तो पहली है कि सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी परमाणु हथियारों से लैस हैं। हम पर चाइना, पाकिस्तान हमला भी कर चुके हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप हम परमाणु हथियारों का निर्माण करेंगे। दूसरा है कि परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं। जी हाँ, भारत ने ये स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि नो फर्स्ट यूज, कि वो परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं नीति की समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है एनपीटी और सीटीबीटी। एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इन संधियों को भारत ने भेदभावपूर्ण माना और इन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु ऊर्जा का हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये थी भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं।
अगला प्रश्न है, चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि आपने पढ़ा था कि चाइना ने 1970 के दशक में कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसकी वजह से चाइना का जो आर्थिक विकास था वो बहुत बढ़ गया था, लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी वहाँ पर पड़ा। तो उन नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानते हैं कि चीन में हुए आर्थिक विकास का प्रभाव समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। तीसरा, महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात खराब हैं, यानी महिलाओं से ज़्यादा काम लिया जाता है और उनको कम तनख्वाह वगैरह दी जाती है। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान हुआ है, भ्रष्टाचार करप्शन में वृद्धि हुई है और अमीर और गरीब के बीच फासले में वृद्धि हुई है। तो ये थे चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभाव। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हम जानते हैं कि आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी, और आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो उसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से थे कि आसियान का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा, कि आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना कि जो 10 देश हैं इनमें क्षेत्रीय शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करना। तो ये थे आसियान की स्थापना के कुछ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। प्रश्न है, 21वीं सदी का जापान एक नई शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। तो ये क्वेश्चन बेटा 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। तो हम जानते हैं कि जापान एक नई शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो पहला पॉइंट है जो इस बात की को सार्थकता प्रदान करता है कि यह संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है, यानी इसका संयुक्त राष्ट्र के बजट में दूसरा ये सबसे बड़ा देश है जो वहाँ पर फंड जारी करता है। दूसरा, सैन्य खर्च के मामले में ये 7वां सबसे बड़ा देश है। तीसरा, यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, होंडा, ये सारे जापानी ब्रांड हैं, वो विश्व प्रसिद्ध हैं। आपने भी इनके बारे में सुना होगा, सोनी जो हमारा टीवी वगैरह है उससे। नेक्स्ट है कि जापान 1964 में आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य बन गया। तो ये और भी बहुत सारी बातें हैं जो जापान को एक नए शक्ति केंद्र के रूप में विश्व के समक्ष लाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण की आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो आपको यहाँ पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताने हैं, वो भी विकासशील देशों पर। तो वैश्वीकरण ने दुनिया भर के में वस्तु के व्यापार में वृद्धि की है, यानी कि जो विकासशील देश हैं जब उन्होंने वैश्वीकरण को अपनाया तो क्या हुआ कि दुनिया भर के वस्तु के व्यापार में वृद्धि हो रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं का प्रवाह देखने को मिल रहा है। दूसरा, विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। तीसरा, देशों के बीच पूंजी की जो आवाजाही है प्रतिबंध वो भी कम कर दिया गया है, यानी इस प्रकार जो अमीर देश में निवेशक हैं वो अपने पैसे को अन्य देशों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में निवेश कर सकते हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिलता है। अगला पॉइंट है कि वैश्वीकरण ने इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं जैसे विचारों का प्रसार किया है। वैश्वीकरण के कारण लोगों की आवाजाही में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए अमेरिका के सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। तो ये था विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक विकास दर्ज किया है और मानव विकास का उच्च स्तर दर्ज किया है, इस कथन का समर्थन करें। हम जानते हैं कि बेटा श्रीलंका में सिंघली और तमिल के बीच में जो गृह युद्ध चला था जिसकी वजह से श्रीलंका को काफ़ी इसकी चपेट में रहना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका का आर्थिक विकास बहुत अच्छा है। तो इस कथन को आपको सार्थक करना है, बताना है कि किस तरीके से श्रीलंका में जो आर्थिक वृद्धि है वो हमें नज़र आ रही है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष 1983 से चल रहा है, लेकिन श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक विकास किया जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है।
पहला, श्रीलंका जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक था। दूसरा, अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला यह पहला देश था। तीसरा, गृहयुद्ध के बावजूद भी इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP सबसे अधिक था। नेक्स्ट, आंतरिक संघर्ष की तबाही के बावजूद श्रीलंका ने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक अवस्था बनाए रखी है, यानी आंतरिक संघर्ष के बावजूद भी वहाँ से लोकतंत्र कभी भी नहीं हटा है और आज़ादी के बाद से श्रीलंका में सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछा जाता है कि भारत में प्रथम आम 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या करनी है। जैसे कि हमने पढ़ा कि 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, फिर 57 में हुआ, कांग्रेस जीतती थी, जो तीसरा इलेक्शन हुआ 62 में कांग्रेस ही जीतती थी, जबकि अन्य विपक्षी दल वहां पर थे, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ही चुनाव जीतती थी। उसके क्या कारण थे? पहला, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा, इसके पास नेहरू जैसे नेता का करिश्माई नेतृत्व था, यानी नेहरू जैसे नेताओं की लीडरशिप में कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ रही थी। तीसरा, इस पार्टी का संगठन और शाखाएं पूरे भारत में थी। चौथा, सबसे पुराना राजनीतिक दल है, 1885 में इसका गठन किया गया था। सबको समेटकर मिलजुल के साथ चलने की इसकी प्रकृति रही। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का भी फायदा मिला था, क्योंकि इकलौती पार्टी थी, अव्वल थी, काफ़ी पुरानी थी, तजुर्बेदार थी, ये अपनी नीतियां बनाकर काम करना भी शुरू कर देती थी, जबकि दूसरी पार्टियां अभी सोच ही रही होती थी। कांग्रेस का प्रभुत्व चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट वाले की जीत की प्रणाली के कारण भी बना हुआ था। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि भारत के साथ देसी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सरदार पटेल, जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो इनका इन रियासतों के, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको भारत में शामिल करने में अगर किसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत की 565 रियासतों के शासकों के साथ बातचीत करने और उनमें से अधिकांश को भारतीय संघ में मिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया। उनके नेतृत्व में हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए विवश किया। हैदराबाद की तरह सरदार पटेल कश्मीर को भी सैन्य अभियानों के माध्यम से भारत में मिलाना चाहते थे, परंतु राजनीतिक निर्णयों के कारण वे कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय करवाने में असफल रहे। लेकिन ये जो इनका योगदान है बेटा कि इतनी सारी रियासतों को भारत में शामिल करना इतना आसान नहीं था, और इस काम को संभव किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी डेमोक्रेसी आती है, तो कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कि पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजात का सामाजिक दबदबा है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, जिसकी वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत हैं। वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सेना है तो पाकिस्तान की सुरक्षा बनी हुई है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थ के गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, खासतौर पे विश्वव्यापी आतंकवाद और यह आशंका कि कहीं ये हथियार पाकिस्तान के इन आतंकवादी समूह के हाथ में ना लग जाएं, तो इसीलिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश चाहते हैं कि पाकिस्तान में सैनिक शासन ही बना रहे। सैनिक शासन को पाकिस्तान में यह देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं।
अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन कीजिए। यानी कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो हम दोनों का वर्णन कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में पहले सहयोग के क्षेत्र की बात करते हैं। पहला है आपदा प्रबंधन विकास। आपदा प्रबंधन पर दोनों एक जैसी नीतियों को फॉलो करते हैं। दूसरा है आर्थिक सहयोग से संबंधित मामलों में भी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तीसरा है बांग्लादेश भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। चौथा, पर्यावरण के मसले पर भी सहयोगात्मक रवैया है दोनों देशों का। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 के दौरान वैक्सीन देने में भी सहयोग किया है। अब बात करते हैं असहयोग यानी विवाद के क्षेत्र, जहां जिन बातों को लेकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। सबसे पहला कि ढाका का यानी बांग्लादेश का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला। बांग्लादेश में जो प्राकृतिक गैस होती है वो भारत को निर्यात नहीं कर रहा है। और दूसरा, ऊपर से हम पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाता है। दूसरा, ढाका का अवैध प्रवास पर भी खंडन है। यानी बांग्लादेश से चोरी छिपे लोग भारत में आते हैं, लेकिन ढाका इस बात से इनकार करता है। तीसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विवाद। चौथा, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से बांग्लादेश का रास्ता देने से इनकार। इसके अलावा जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी बांग्लादेश समर्थन देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं 4 घटकों का विश्लेषण कीजिए। तो हम बताएंगे कि भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 बड़े घटक हैं। पहला, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अब अपनी सैन्य क्षमता को क्यों मजबूत करें? क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों के हमले होते ही रहते हैं। पाकिस्तान, चाइना हम पर हमला करते रहते हैं। ये सभी देश हैं जो परमाणु हथियारों से लैस भी हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि वो अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करे। दूसरा है कि अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत सदैव यूएनओ की नीतियों का अनुकरण करता है। भारत ने नैम को अपनाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती है कि भारत अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना मानता है और उनको मजबूत करता है। तीसरा है देश की अंदरूनी समस्याओं से निपटने की तैयारी। जैसे कि हम देखते हैं हमारे अंदरूनी समस्याएं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है जो भारत से अलग होना चाहते थे, पंजाब अलग होना चाहता था, कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी कई उग्रवादी समूह ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलग करने की कोशिश की है। तो इसलिए हमें अपनी अंदरूनी समस्याओं से निपटना होगा। चौथा है, भारत में अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करने के प्रयास किए जाएं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले। तो ये थे भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 बड़े घटक। अगला प्रश्न है, बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा 2005 में सुझाए गए किन्हीं 4 कदमों का विश्लेषण कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी 60वीं सालगिरह मनाई थी और इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक यानी और ज़्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की बात की थी। जैसे एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, दूसरा लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए, तीसरा मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जाए। नेक्स्ट, यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में नाकामयाब रहे तो विश्व बिरादरी इसकी जिम्मेदारी ले। और जो न्यासिता परिषद है आपका, उसको भी स्थगित करने की बात की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए प्रस्तावित 4 मानदंडों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं जो 15 मेंबर हैं, 5 हैं जो परमानेंट हैं और जो 10 हैं वो टेम्परेरी हैं। तो अगर आपको सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर बनना है, वीटोधारी बनना है, तो आपको कुछ मानदंड हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिनको पूरा करना होगा। नंबर 1,
उस नए सदस्य को एक बड़ी सैन्य शक्ति होना चाहिए, एक बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाला देश होना चाहिए, आबादी की दृष्टि से भी एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए और एक ऐसा राष्ट्र जो लोकतंत्र व मानव अधिकारों का सम्मान करता है। और आप जानते हैं कि भारत इन सभी शर्तों को पूरा करता है और भारत भी चाहता है कि उसको सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ यानी ईयू को क्या चीज़ें एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है? यूरोपीय संघ जिसका गठन 1992 में किया गया था और यूरोपीय संघ का प्रभाव है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव देखते हैं। 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। दूसरा, इसकी मुद्रा ये यूरोप नहीं है, यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। तीसरा, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इसके राजनीतिक प्रभाव की, कि इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव की। यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। तीसरा, यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमियां भी है। अगर हम कमियों की बात करें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो देश था ब्रिटेन, वो इससे अलग हो गया है। इसके 2 देश हैं, डेनमार्क और स्वीडन, जो मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो को मानने का प्रतिरोध करते हैं। एक जैसी सुरक्षा नीति होने के बावजूद भी कई बार ये देश एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये बातें हैं जो यूरोपीय संघ को कई बार कमज़ोर बना देती है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ जिसका विघटन 25 दिसंबर 1992 को हुआ था और सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम है वो निम्नलिखित हुए कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। यानी शीत युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 से शुरू हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बाद, वो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद समाप्त हो गया। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा। विश्व के मानचित्र पर 15 नए देशों का उदय हो गया और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हमें नजर आने लगा और विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन हो गया। यानी जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था रूस और अमेरिका, दोनों के संबंध काफी सहयोगात्मक हैं। अगला प्रश्न है बेटा, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए कि सोवियत संघ जो इतनी बड़ी महाशक्ति था वो किस तरीके से समाप्त हो गया, किस तरीके से उसके टुकड़े हो गए, किस तरीके से उसका विघटन हुआ या फिर पतन हुआ। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है कि सोवियत प्रणाली लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही। कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही मतलब रुकी रही। दूसरा, सोवियत संघ ने अपने अधिकांश संसाधनों का उपयोग परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान को बनाए रखने में किया। तीसरा है कि विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा का उदय होना था, जिसकी वजह से अब वो सोवियत संघ के साथ नहीं रहना चाहते थे। उनके मन में कहीं ना कहीं यही चल रहा था कि हम इस संघ से अलग हो जाएं। इसके अलावा रूस का शक्तिशाली होना, क्योंकि इन 15 गणराज्यों में रूस सबसे शक्तिशाली था, वो हर बात पर अपनी टांग अड़ाता था। ये बात दूसरे गणराज्यों को अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट है कि गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विघटन को रोकने के लिए आर्थिक सुधार किए, जिन्हें हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से जानते हैं, लेकिन इनकी जो चाल थी वो बहुत ही धीमी थी और तब तक लोग अपना धीरज खो बैठे थे। इसके अलावा कुछ सदस्यों ने इन सुधारों का विरोध भी किया। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत संघ में 70-72 वर्षों तक शासन करती रही, जो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी, अब लोग ऐसी पार्टी से तंग आ गए थे। तो यही कारण थे जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बने थे और 25 दिसंबर 1992 को सोवियत संघ का पतन
हो गया। तो बेटा ये थे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, इनको पढ़ के ज़रूर जाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँ लॉन्ग, तो प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।